नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लास में। जहां हमारा आज का क्या है, क्लास जो रामबाण है उसकी कौन सी क्लास है बच्चों? 10वीं क्लास जा रही है। अति महत्वपूर्ण क्लास आप सभी के लिए हमारी बेसिक क्लासेस के द्वारा लाई जा रही है। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक क्या करिए, हर प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए चलिए, ठीक है ना, जिससे आपका जो भविष्य है वो उज्जवल जरूर होगा। तो बच्चों, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है हमारा अति महत्वपूर्ण हिंदी का है, निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद क्या है? तो बच्चों, संधि विच्छेद आपने पढ़ी होगी। पहला बताइए सम धन मति, दूसरा है सन धन मति, तीसरा है सद धन मति, चौथा है सत धन मति। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा संधि विच्छेद क्या होती है। तो संधि विच्छेद में हम तीन प्रकार के मुख्य संधि पढ़ते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो इसी में बच्चों एक व्यंजन संधि आती है, और व्यंजन संधि में हम नियम पढ़ते हैं किसका? तौ का। तो तौ के नियम में बच्चों क्या होता है, कभी तौ का परिवर्तन दौ में हो जाता है, तौ का परिवर्तन तौ में जौ में हो जाता है, तौ का परिवर्तन नौ में हो जाता है। ये सारे के सारे हलंत जितने भी लगे हुए हैं सारे के सारे अर्ध व्यंजन है। उसी में बच्चों यदि मैं बात करता हूं सन्मति की, तो सन्मति में इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सत धन मति। क्या बनेगा? सत धन मति। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप सभी में से किसका सही उत्तर आया है, आप आकलन कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से इनमें से ओ, ये अगर जिस बच्चे को नहीं दिख रहा है, ये लिखा गया है ओ, ठीक है ना, जो हमारा ओ होता है, ओ से उकली। ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण दंत है, ओ का उच्चारण मूर्धा है, ओ का उच्चारण ओष्ठ है, या ओ का उच्चारण कंठोष्ठ है? तो ओ का उच्चारण बच्चों जब आप पढ़ते हैं, आप स्वर तंत्रों के हिसाब से बांटते हैं। सबसे पहले कंठ में बांटते हैं, फिर उसके बाद आप तालव्य में जाते हैं, फिर मूर्धा में जाते हैं, फिर दंत में जाते हैं, फिर ओष्ठ में आते हैं। तो जो हमारे ओ है, ओ और अव होते हैं, वो किसमें होते हैं बच्चों? कंठोष्ठ में होते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। प्रश्न अगला पूछ रहा है, चौ छ वर्ग का उच्चारण कौन सा स्थान है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले कौन से आते हैं? कंठ आते हैं, दूसरा क्या आता है? तालव्य आते हैं, तीसरा क्या आता है बच्चों? दंत्य, मूर्धा आता है, ठीक है। फिर क्या आता है? मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद दंत्य, दंत्य के बाद क्या आते हैं? ओष्ठ आते हैं। तो कंठ की बात करता हूं तो इसमें क वर्ग आता है, तालव्य की बात करता हूं तो चौ वर्ग आता है। तो आपसे पूछ रहा है चौ और छ पूछ रहा है, तो यहाँ पर चौ और छ किसमें आएगा? हमारे तालव्य में आएंगे। तो तालु जो ऑप्शन ए है, ये इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछा है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जब आप संधि स्वरों को पढ़ रहे, व्यंजनों को या वर्ण को पढ़ रहे थे, तो वर्ण जो होती है हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसमें आपने एक बार स्वर पढ़े, एक बार व्यंजन पढ़े। स्वरों की कुल संख्या आपने 11 पढ़ी, व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है बच्चों वो आपने कितनी पढ़ी? 33 पढ़ी। और कुल वर्णों की संख्या यदि मैं कहूं तो कितनी होती है? 52 होती है। तो जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आपसे यदि पूछ रहा है तो कितनी रहेगी? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 33। कितनी होती है? 33 होती है। अगर ये आपको दिख नहीं रहा हो तो 33 होती है। और यहां पर लिखा गया है तालु, ठीक है, ये क्या लिखा है? तालु, तालव्य, ठीक है। और यहां पर लिखा गया है कंठोष्ठ, ठीक है, कंठ और ओष्ठ का उच्चारण। तो कंठोष्ठ में कौन कौन आते हैं? एक तो आता है हमारा ओ और एक आता है हमारा अव, ठीक है ना। तो ये दोनों हमारे कंठोष्ठ होते हैं। और दंतोष्ठ कौन से होते हैं? ए और आई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण या स्वर होती है, या ध्वनि होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, या वर्ण है। वर्ण का मतलब होता है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, सबसे छोटा, ठीक है ना। यदि मैं बात करता हूं स्वरों की, तो स्वरों में यदि मैं मान लीजिए आपसे बात करूं अ, या आपसे बात करूं मैं ए, या आपको बात करूं मैं छोटी ई, इनको आप क्या कर सकते हो बच्चों? ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमारे क्या होंगे? क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो वर्ण कितने होते हैं हमारे? कुल जो हमारे वर्ण होते हैं 52 होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है? द्वितीय व्यंजन के बारे में आपसे पूछ रहा है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनमें आप, जैसे आप बात करते हैं कुत्ता, ठीक है ना, जिसमें आप दो जो हमारे व्यंजन है उनको आपस में चिपकाते हैं, आधा व्यंजन धनपूर्ण व्यंजन। जैसे दिल्ली, ठीक है, जैसे बिल्ली, ठीक है। इन जो हमारे शब्द बने हैं, इन शब्दों को क्या कहा जाता है? द्वित्व व्यंजन। एक साथ दो व्यंजन जहां पर आ रहे हो, तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? पुनः होगा, इलाहाबाद होगा, दिल्ली होगा, या उत्साह होगा। तो यहां पर बच्चों समान जो हमारे व्यंजन है, जैसे आपने देखा ना, आधा तो और पूरा तो, आधा लो पूरा लो, आधा लो पूरा लो, तो ये इसमें हमारा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? दिल्ली ऑप्शन सही यहां पर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? अति महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यदि आपसे बात की जा रही है
तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। ये लिखा गया है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो ये लिखा गया है कवित्री, ऑप्शन ए। और दूसरा लिखा गया है कवियत्री, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी पूछ रहा है कवयित्री, ऑप्शन डी आपसे पूछ रहा है बच्चों कवियत्री। ठीक है ना? तो इसमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा? जब मैंने यहां पर किस आपसे परिप्रेक्ष्य में पूछना चाह रहा है, पूछ रहा है आपसे कवि के लिए, पर आपसे पूछ रहा है शुद्ध शब्द में। देखिए ना, सारे के सारे आपको कवित्री के बारे में तो बोला गया है, तो शुद्ध जो हमारा कवित्री होता है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक या प्राण? तो बच्चों आपसे सदा बहुवचन पूछ रहा है। सदा बहुवचन का मतलब क्या होता है कि जिनका उच्चारण आप कभी भी अगर किसी भी वाक्य में करेंगे तो उनके लिए आप सदैव किसका उच्चारण करते हैं? बहुवचन के लिए। सम्मानजनक, जैसे आप, होंगे, हैं, हो रहे होंगे, जैसे सम्मानजनक जैसे शब्द होते हैं ना बहुवचन के लिए। एक से अतिरिक्त अनेक, जैसे सभा बैठी है, उसके लिए हमने एक के लिए बात किया। मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए गए, हस्ताक्षर तो किया एक व्यक्ति ने, हाथ से हमने किया, परंतु हमने उसके लिए किसका उच्चारण किया? हमने बहुवचन का प्रयोग किया। तो वहां पर यदि आप बात करते हैं प्राण की, किसकी बात करते हैं? प्राण की। तो प्राण क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति के प्राण चले गए, जानवर के प्राण चले गए। तो यहाँ पर सदा जो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, कौन सा शब्द है? प्राण। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ये अति महत्वपूर्ण है बच्चों, ये पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना? तो साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधुनी, साध्वी, साधु आइन या साधु वाइन? तो इनमें से बच्चों साधु, साधु आपने सुना होगा ना, बाबा जो होते हैं, जो संत होते हैं, तो संत का जो स्त्रीलिंग होता है उसी में हम साधु की बात कर रहे हैं। तो साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चों? हमारा साध्वी। क्या होता है? साधु का साध्वी, ठीक है ना? अगला बात करता हूं, और निम्नलिखित प्रश्न में ई कारांत में पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। पुल्लिंग कौन सा है हमारा? पानी, नदी, रोटी, बकरी। तो बकरी स्त्रीलिंग हो गया, नदी बहती है, रोटी बनाई जाती है, पानी बहता है। पानी क्या होता है? बहता है। तो पानी हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो बच्चों ई जो अकारांत होते हैं, मतलब जिनके पीछे ई कारांत का मतलब होता है पीछे से जिनमें बड़ी ई की मात्रा लगती हो, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे स्त्रीलिंग की ओर जाते हैं। परंतु यदि आप पानी की बात, रोटी क्या होता है? बनाई जाती है। पानी क्या है? बहता है। यदि मैं नदी की बात करता हूं तो नदी भी बहती है। यदि बकरी की बात करता हूं तो बकरी चरती है। तो आपने सुना होगा, तो जो आप वाक्यों को सुनते हैं तो यहां पर आप ई कारांत का प्रयोग कर कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभेद कर सकते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अति महत्वपूर्ण है, कि मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से का कारक क्या है? कारक चिन्ह में कारक विभक्ति के बारे में आपने सुना होगा कि मुख्य तौर पर जो कारक विभक्तियां होती हैं संस्कृत में 8 होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का के की, संबोधन हे अरे भो। तो ये 8 प्रकार के बच्चों आपके क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। उन कारक चिन्ह में से आपसे पूछ रहा है मैं काम से जा रहा हूं, तो जा रहा हूं का मतलब क्या होता है? आपादान से, विलगन के लिए। विलगन मतलब छूट रहा है, कोई व्यक्ति उन चीजों से छूट रहा है, तो वहां पर कौन सा हमारा कारक चिन्ह आएगा? तो वहां पर आता है सदैव आपादान आता है, ठीक है ना? क्या आता है? आपादान आता है। तो यहाँ पर होने को करण से, करण के लिए भी से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? कहा मैंने, से कारक चिन्ह का, और आपादान के लिए भी से कारक चिन्ह का। पर जहां पर छूटने का बोध हमें होता है, ठीक है ना, वो काम से जा रहा है बच्चों। काम से जाने का मतलब क्या है? कि छूट रहा है ना? जहां पर ऋण से मुक्त होना, यदि मैं बात करता हूं, एक शब्द आता है हमारा ऋण मुक्त, ठीक है ना? ऋण मुक्त का मतलब क्या हो गया? लोन से जो फ्री हो गया है, ठीक है ना? तो हमारा ये जो ऋण मुक्त है, यहां से मुक्त हो रहा है, तो मुक्त होने में कौन सा कारक चिन्ह लग रहा है हमारा? आपादान का। आपादान से मुक्त हो रहा है, मुक्त होने के लिए, विलगन के लिए। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? अति महत्वपूर्ण है बच्चों। तो ये किस राज्य में खोला गया? पहला पॉलिनेटर पार्क हमारे उत्तराखंड में खोला गया है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना हुआ है? यदि मैं बात करता हूं बच्चों रामसर स्थल की, तो रामसर स्थल कहां पर पाए जाते हैं, किन्हें कहा जाता है और क्या है? तो यदि मैं बात करता हूं बच्चों रामसर की, तो रामसर हमारा क्या है? ईरान में एक जो ईरान का एक शहर है, ठीक है? ईरान में एक शहर, कहां का? ईरान का, ठीक है ना? जिसकी राजधानी क्या है? तेहरान।
एक शहर। अब इसकी बात करता हूं तो इसके लिए एक सम्मेलन होता है बच्चों। सम्मेलन कब होता है? 2 फरवरी 1971 में होता है। और ये किसके लिए होता है बच्चों? आर्द्र भूमि के लिए। आर्द्र भूमि के लिए। आर्द्र भूमि किसे कहा जाता है? वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब क्या होता है? वो दलदली युक्त जो जमीन होती है, ठीक है ना। वर्तमान में 2025 में बच्चों इसमें कुल भारत के कितने हैं? कुल भारत के कितनी धरोहरें हैं? तो 91। और 91 कुल भारत की हैं, तो इसमें से सर्वाधिक कहां पर है? तो सर्वाधिक तो है कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, सर्वाधिक किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। और इसमें से जो नवीनतम है, जो अभी हाल ही में डाली गई है, वो कौन सी है? खीचन और मैनार। ये दोनों कहां पर है? हमारे राजस्थान में। तो राजस्थान में दोनों हैं। तो नवीनतम बच्चों हमारे कौन कौन से हैं? हमारे खीचन और मैनार। ये तो हमारे नवीनतम हो गए, जो कि भारत में कुल अभी 2025 में है। अब यदि मैं बात करता हूं बच्चों उत्तराखंड की दृष्टि से, ठीक है, तो उत्तराखंड में हमारा जो देहरादून का जो आसन नदी का जो क्षेत्र है, उस नदी में बच्चों हमारे जो 2020 में क्या होता है? आसन नदी के आसपास आसन कंजर्वेशन रिजर्व। क्योंकि यहां पर क्या होता है? इन वेटलैंड पर विदेशी जो प्रवासी पक्षियां होती है, तो वो क्या करती हैं? अपना जो क्लाइमेटिक चेंज के कारण अपने स्थान पे माइग्रेट होती है। माइग्रेट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। तो उत्तराखंड का एकमात्र जो हमारा वेटलैंड है, कौन सा है? आसन कंजर्वेशन लैंड। ये कहां पर है? हमारे आसन में। कहां पर? देहरादून पर। ठीक है ना। तो ये किसका है बच्चों? उत्तराखंड का है। और आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने आप सभी को यहाँ पर रामसर स्थल के बारे में बताया कि रामसर स्थल कहां पर है, और इसी दिवस के बारे में 2 फरवरी 1971 के कारण 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है हमारे यहाँ पर? वेटलैंड डे। ठीक है, और ये होता किस लिए है? आर्द्र भूमि के लिए, वेटलैंड के लिए। वेटलैंड का मतलब क्या होता है? दलदली जो भूमि होती है। 2025 में हमारे भारत के कुल कितने हैं? तो 91 धरोहर है। ठीक है ना। अगली बार में बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बच्चों इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का प्रश्न पूछ रहा है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था। एक बच्चों यदि आप बात करते हैं किसी भी देश की, भारत की ही आप बात कर लीजिए, तो भारत स्वयं में विश्व से अगर पूरे नाते तोड़ देता है, तो पूरे नाते तोड़ने के बाद क्या रहेगा? कि वो न किसी से आयात करेगा, न किसी से वो इंपोर्ट करेगा, न किसी के लिए निर्यात करेगा, मींस किसी के लिए ना एक्सपोर्ट करेगा। तो यदि यहां पर अभी हमारे भारत के पास तो क्या है? खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, खुली अर्थव्यवस्था। मतलब हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था चलती है वो कैसी चलती है? हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। ये चेंजिंग पॉइंट कब का है? हमारा 1991 में, जब भारत का जो इंटरनेशनल जो हमारा मनी था वो समाप्त हो चुका था। तो उस समय पीवी नरसिम्हा हमारे प्रधानमंत्री थे। तो उनके समय पर क्या होता है? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन, जो हमारा मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। और इसी समय पर हमारे जो भारत के वित्त मंत्री थे वो कौन थे? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो उनके द्वारा क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारवाद और निजीकरण और वैश्विकता, तो ये सभी को खोल दिया गया, भारत के बाजार को खोल दिया गया बच्चों। ठीक है ना। तो भारत क्या है? भारत में क्या किया जाता है? भारत में आयात भी होता है। आयात का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट। अगर मैं बात करता हूं भारत से बाहर भेजा भी जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? निर्यात। तो ऐसे जो हमारे देश होते हैं, ये तो हमारे कैसी व्यवस्था के हो गए? खुली अर्थव्यवस्था के। वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ओपन इकोनॉमिक जो सिस्टम हो गया, इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट या ओपन इकोनॉमी। ठीक है, और एक देश ऐसा होता है जो ना अपने देश में किसी का सामान आने देता है, ना अपने देश से बाहर जाने देता है। तो जहां आयात मतलब क्या होता है? इंपोर्ट, किसी देश से मांगने की जरूरत नहीं है, और निर्यात, तो दोनों के दोनों क्या होता है? जैसे एक्सपोर्ट, जैसे भारत अपने जो कच्चे पदार्थ है वो विदेशी देशों को बेचता है, तो भारत यदि बेचना भी बंद कर दे और मंगाना भी बंद कर दे, तो उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज इकोनॉमी बोला जाता है। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है? मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, या केवल निर्यात होता है? न तो निर्यात हो और न ही आयात हो। ठीक है, तो इस प्रकार का देश का यदि आपको अगर उदाहरण जानना है, तो आप इसका एक बेस्ट उदाहरण देख सकते हैं, हमारा कौन सा? नॉर्थ कोरिया, जहां पर किम जोंग उन है, उनके द्वारा क्या किया जाता है? न किसी देश के साथ आयात किया जाता है, ना निर्यात किया जाता है। तो उस देश को क्या बोला जाता है बच्चों?
क्लोज इकोनॉमिक कंट्री। ठीक है, अगला हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, नेशनल जो इनकम है उसको सबसे पहले किसके द्वारा किसने किया था? ठीक है ना, पीसी महालनोबिस के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, या वी राव के द्वारा किया गया था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो सन 1877-78 में क्या होता है बच्चों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय किसकी है? भारत के नागरिकों की है। अगले हम बारे में बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ग्रहण की गई थी? तो बच्चों आप जानते होंगे इन्हें क्या कहा जाता है? 5 ईयर प्लान। क्या कहा जाता है इसे? 5 ईयर प्लान कहा जाता है। तो ये जो 5 ईयर प्लान है बच्चों, इसको हमने ग्रहण कहां से किया, मतलब हमने इसको एक्सेप्ट कहां से किया, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको अपने कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाया? तो बच्चों क्या होता है कि भारत में इन पंचवर्षीय व्यवस्थाओं को देखने के लिए एक हमारा संस्था बनाई गई थी, जिसको कहा जाता है योजना आयोग। क्या नाम है इसका? प्लानिंग कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? प्लानिंग कमीशन। तो इसके द्वारा क्या होता है, इसकी स्थापना कब होती है? सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, तो इसकी स्थापना होती है बच्चों मार्च 1950 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष होते थे कौन? तत्कालीन प्रधानमंत्री। तो इसका कार्य था बच्चों, जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका प्रारूप तैयार करना। इसका कार्य क्या था? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप, मतलब ड्राफ्ट, ठीक है ना, प्रारूप तैयार करना। तो बच्चों इसको देखने के लिए भारत में पंचवर्षीय योजनाएं सबसे पहले आती कहां से? सवाल तो ये बनता है। तो सबसे पहले ये दी गई थी बच्चों जो सोवियत संघ है तत्कालीन, इसको ग्रहण कहां से किया गया बच्चों? तो हमने क्या कहा कि सोवियत संघ, सोवियत यूनियन बोला जाता है जिसको, सोवियत संघ से। ठीक है, ये सोवियत संघ क्या है बच्चों? रूस। क्या है? सोवियत संघ। तो क्या प्रश्न है इसमें? पहला इसका ऑप्शन क्या है? फ्रांस से ग्रहण किया गया। भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से, भूतपूर्व का मतलब क्या है? फिर 1990 के बाद हमारा जो सोवियत संघ है वो टूट जाता है। ठीक है ना, तो उस समय इसको जो ग्रहण किया गया था बच्चों, कहां से ग्रहण किया गया था? हमारे सोवियत संघ से किया गया था। यदि मैं बात करता हूं गणतंत्र, हमारा जो रिपब्लिक का सिस्टम है वो कहां से? फ्रांस से आता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स और जो हमारा इंपीचमेंट और प्रेसिडेंट है वो कहां से लिया? हमने अमेरिका से लिया था। और संघीय जो हमारा संसदीय प्रणाली है वो हमने इंग्लैंड से ली थी। ठीक है बच्चों, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे सारे के सारे प्रश्न बहुत समझ में आ रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो रही होगी बच्चों। ठीक है ना, और हमारे द्वारा आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जा रहे हैं। तो प्रश्न क्या है? पीसी महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? ठीक है, तो मैंने अभी बात की पंचवर्षीय योजनाओं की, जिसको हमने क्या कहा? 5 ईयर प्लान। तो ये 5 ईयर प्लान हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता कब से है? तो सबसे पहले तो आता है 1951 टू 1956। तो यहां पर आता है हमारा क्या? फर्स्ट हमारा 5 ईयर प्लान। ठीक है, 5 ईयर प्लान आता है। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया था? गॉडगिल मॉडल के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आता है, जो कि कब से आता है? 1956 से लेके 19 सेकंड हमारा 5 ईयर प्लान था। इसका जो मॉडल तैयार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? पीसी महालनोबिस। किसके द्वारा किया गया था? पीसी महालनोबिस। और इनके जन्म दिवस को बच्चों किस रूप में मनाया जाता है? ठीक है, इनका जो जन्म दिवस है, इनका जो हैप्पी बर्थडे बच्चों, ये कब मनाया जाता है? 29 जून को। और किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 29 जून को, 29 जून को मनाया जाता है। तो ये कौन सी योजना से संबंधित है हमारे? पहली से नहीं, दूसरी से हाँ, तीसरी से नहीं, चौथी से नहीं। तो कौन सा है हमारा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। और अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो अब बात करते हैं बच्चों 12वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी आती कहां से है? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या होता है कि 2012 से लेकर 2017 तक चलती है। अंतिम जो हमारी पंचवर्षीय योजना चलती है वो कहां से कहां तक चलती है? 2012 से लेकर 2015 तक। फिर उसके बाद क्या हो जाता है बच्चों, आप जानते होंगे कि हमारा जो 1 जनवरी 2015 है, इसमें क्या हो जाता है? नीति आयोग, इसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके कौन कहा मैंने, इसके अध्यक्ष हेड कौन होते हैं, तो पदेन पदेन प्रधानमंत्री, मतलब एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, सुमन बेरी। और यूकेएसएससी ये जरूर पूछेगा बच्चों, किसी न किसी संस्था के अध्यक्ष के बारे में, उपाध्यक्ष के बारे में और उनके सीईओ के बारे में अवश्य पूछेगा, क्योंकि ये संस्थाएं बहुत प्रसिद्ध हैं और अपना काम बिल्कुल बखूबी निभाती हैं। तो इनका सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो कौन है वर्तमान में, तो BVR सुब्रमण्यम, ठीक है ना। और नीति आयोग की तर्ज पर हमारे जो स्टेट है, राज्य है, राज्य में भी क्या किया गया है, स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड के लिए एक हमारा सेतु टाइप का एक हमारा क्या किया गया है, प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो नीति आयोग के तर्ज पर ही किया गया है। और नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए जो इंडेक्स है उसमें हमारा SDG इंडेक्स में उत्तराखंड कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर है, और उत्तराखंड का नैनीताल जिला पहला क्रम पर है, ठीक है ना। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया है। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू होती है, मैंने आपको क्या बोला, नई आर्थिक नीति के लिए मैंने जब आपको इससे पहले प्रश्न बताया था, कौन सा वाला प्रश्न बताया था मैंने आपको, जब मैं बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा था, तो उस समय कहा था कि भारत का जो अंतरराष्ट्रीय व्यय है, अंतरराष्ट्रीय जो पूंजी थी वो समाप्त हो चुकी थी। तो इस समय क्या होता है, भारत के द्वारा एक LPG नीति, इसी को बोला जाता है नई आर्थिक नीति। तो ये जो नई आर्थिक नीति है बच्चों, ये कब आती है, किस वर्ष में आती है, तो 1991 में, 1991 में। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा बच्चों, हमारा 1991 में, ठीक है ना। आप सभी के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना। इस सभी की आपकी जिम्मेदारी रहेगी, और आपको मेरे लिए जो प्यार है वो आपके लिए क्या रहेगा, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और मीठे मीठे कमेंट्स आप जरूर मेरे लिए छोड़िएगा, मैं आपको उसमें दिल देने का जरूर प्रयास करूंगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हमारा ये वाला पूरा हुआ, ठीक हो गया, ऑप्शन सी इसका क्या है, सही हो गया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, गांधी जी ने दांडी मार्च, ठीक है ना, दांडी मार्च के लिए जो रास्ता मतलब उन्होंने शुरू किया था वो कब किया गया था। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि कब किया गया था, और यह है कि किसके लिए किया गया था, और उसमें कितने अनुयायी उनके शामिल थे। तो ये प्रश्न आपके लिए बन जाता है। तो बच्चों ये बात है आपकी कब की, 1930 की। कब की बात है, 1930 की, ठीक है, 12 मार्च, ये मार्च 1930 की, ठीक है, 26 ठीक है, ये कब की है, 12 मार्च 1930 की। तो क्या होता है कि यहां से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये क्या करते हैं बच्चों, दांडी, साबरमती से लेके दांडी तक क्या करते हैं, मार्च करते हैं, ठीक है। तो दांडी मार्च करते हैं, तो इसमें सबसे पहले इनके 72 अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है फॉलोअर्स, ठीक है। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ इन्होंने चलना शुरू किया था, और 6 अप्रैल को इन्होंने क्या कर दिया था, दांडी मार्च में जब दांडी पर पहुंचते हैं, ये कब शुरू कहां से होती है, साबरमती से। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, आप मुझे कमेंट करेंगे। और यहाँ पर कहां पहुंचते हैं, ये दांडी पर पहुंचते हैं, और जब दांडी पर पहुंचते हैं बच्चों, तो नमक बनाकर ये क्या करते हैं, नमक कर का विरोध करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रश्न किया जा रहा है, दांडी पर यहाँ पर पहुंच के क्या करते हैं, इसे भी लिख लीजिए। तो यहां पहुंचकर क्या करते हैं, नमक कर का विरोध करते हैं, ठीक है, नमक कर का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, सॉल्ट टैक्स को खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और कितने जो हमारे अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, कितने थे, 72 थे, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद हमारा गांधी इम्पैक्ट होता है, और वो फिर क्या करते हैं, गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति, नए नए उपराष्ट्रपति बने हैं बच्चों। आपको याद होगा कि 21 जुलाई 2025 में हमारे जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा क्या किया गया था, रिजाइन किया गया था ड्यू टू दी हेल्थ इश्यू। उनके हेल्थ इश्यू थे, उस वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, अपने पद में इस्तीफा दे दिया था। कौन सा अनुच्छेद से दिया गया था, तो अनुच्छेद 67 का ए, इससे क्या किया था, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया था, ठीक है। तो यहां पर अनुच्छेद हमारा कौन सा रखा गया था, अनुच्छेद 67 का ए। अब बात कर रहा है कि यदि उपराष्ट्रपति पर अभियोग, यदि इंपीचमेंट जैसी यानी रिमूवल की अगर मैं बात करता हूं, रिमूवल का जो प्रस्ताव है उसके द्वारा लगाया जाता है, तो सबसे पहले हमारा जो प्रस्ताव है वो आएगा कहां,
प्रश्न तो बनता है ना, प्रस्ताव आएगा कहां? मान लो कोई पद पर हमारे उपराष्ट्रपति बैठे हुए हैं और वो अपने पद का दोहन कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या वो लोकसभा से प्रस्ताव आएगा, बिल आएगा? कहां से ये बिल आएगा? या राज्यसभा से हमारा ये बिल आएगा? तो ये कौन होते हैं? ये हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति। पदेन सभापति ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 64। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? पहले तो भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 क्या कह रहा है? भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 64 क्या कह रहा है? वे राज्यसभा के पदेन सभापति, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। तो जो हमारा आर्टिकल 64 कह रहा है ना बच्चों, तो वो कह रहा है बच्चों कि राज्यसभा के वो अध्यक्ष होंगे, सभापति होंगे, ठीक है, पर वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अध्यक्ष होते हैं पर सभापति होते हैं, पर वो उसके सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो केवल मतदान में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। पर क्या होता है, जिस टाइम पे इक्वल बैलेंस वाली बात आती है तो वहां पर वो निर्णायक मत दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात कर रहा है, तो वो राज्यसभा के अगर सभापति हैं तो उनके सभापति होने के नाते फिर क्या होता है कि इनको हटाने के लिए पहला प्रस्ताव कहां आएगा? हमेशा राज्यसभा में आता है। कहां आता है? राज्यसभा में आता है। और राज्यसभा हमारा कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 80 में, ठीक है ना। तो प्रश्न कौन सा है, उसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के लिए कहां से आएगा, उसके बारे में आप कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या आंध्र प्रदेश में? तो विधानसभा के बारे में आपने सुना होगा, इसी को क्या बोला जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का उल्लेख है कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 170। कहां पर किया गया है? 170 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। राज्य का निम्न सदन, ठीक है ना। अब इसकी जो सदस्य के न्यूनतम आयु, पहले तो न्यूनतम आयु लिखो। सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष की होती है। इसके भारत की विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या और अधिकतम सदस्य संख्या, तो न्यूनतम कितनी होती है बच्चों? 60, और अधिकतम कितनी होती है? तो 500। तो इसी में से उत्तर प्रदेश की क्या है बच्चों? सबसे ज्यादा हमारी सीट है, कितनी है? 403 सदस्य हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश तो लोकसभा के सर्वाधिक सदस्य है, राज्यसभा के सर्वाधिक है, और हमारे विधानसभा के भी सर्वाधिक है, ठीक है ना। और यहाँ पर तो हमारी क्या है? दोहरी विधानसभा भी चलती है, दोहरा सदन भी चलता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अस्कोट वन्यजीव विहार उत्तराखंड का प्रश्न है बच्चों, ठीक है। क्या पूछ रहा है? अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। अस्कोट वन्यजीव विहार किसके लिए संरक्षित किया गया है? कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए किया गया है, और हमारा हाथी प्रजाति के लिए किया गया है, बाघ की प्रजाति के लिए किया गया है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव कहा गया है। तो जो हमारा मस्क डियर है ना, जो हमारा मस्क डियर, तो उसके कंजर्वेशन के लिए किया गया है, या हमारी एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है, या बाघ की प्रजाति के लिए किया गया है? पहली बात तो हाथी तो हमारे तराई के भाग में आते हैं। हाथी तो एक तो होता है सबसे ज्यादा हैवी, और उसके ऊपर से वो पहाड़ पर कहां से आएगा? और उसके ऊपर से बात कर रहा है अस्कोट। अस्कोट कहां है? हमारे डीडी हाट के पास में। डीडी हाट कहां है? हमारे पिथौरागढ़ जिले में। तो वहां पर बच्चों क्या हो सकता है? हमारा पहाड़ी हिरन, जिसका नाम क्या है? हमारा कस्तूरी मृग है। तो उसी के संरक्षण के लिए क्या होता है? अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। अब इसके बारे में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्मोड़ा अखबार निम्नलिखित में से कौन इसके संपादक नहीं रहे थे? बुद्धि बल्लभ पंत नहीं रहे, मुंशी इम्तियाज अली नहीं रहे, जीवानंद जोशी नहीं रहे, या श्रीदेव सुमन नहीं रहे? तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब होती है अल्मोड़ा अखबार की? कहाँ है अल्मोड़ा अखबार की स्थापना? कब होती है? तो 1871 में होती है। कहां से होती है? तो अल्मोड़ा में होती है। समाप्त का इसको बंद कब कर दिया जाता है? इसको किया जाता है 1913 ईस्वी में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? हमारा शक्ति नामक अखबार चलता है। ये कैसा अखबार था? तो साप्ताहिक था, ठीक है ना। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है, और इसके जो हमारे उस टाइम पे कौन सदस्य नहीं थे? तो श्रीदेव सुमन नहीं थे, क्योंकि श्रीदेव सुमन हमारे कहां से? गढ़वाल में थे, ठीक है ना। उनके द्वारा नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर के दरबार में मिलने के लिए उनसे गए? ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा गया है।
तो आपने देखा होगा रुद्रचंद क्या करते हैं, कई सारे हिरण और कई सारे उपहार के साथ किससे मिलने के लिए जाते हैं, अकबर से मिलने के लिए लाहौर जाते हैं। ठीक है, और हमारा गरुड़ ज्ञान चंद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनको गरुड़ की उपाधि प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, लक्ष्मी चंद कौन था हमारा, लखुली बिराली के नाम से, ये कौन हो गया, लखुली बिराली इसका नाम है। 7 बार ये युद्ध करता है, हमारे गढ़वाल में हार जाता है। रुद्रचंद कौन था, इसके 4 पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए, सैनिक शास्त्र, धर्मनिर्णय, उसारा गोदया, ये हमारी क्या है, इसकी 4 पुस्तकें हैं, अति महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा क्या होता है, कुमाऊं के बालकों को कश्मीर और वाराणसी में पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा गया था। ठीक है, तो कई सारे इनके द्वारा जो मल्ला महल है उसका निर्माण किया गया था अल्मोड़ा में। ठीक है, और ये मुगल बादशाह अकबर से मिलने के लिए मुगल दरबार में गए थे। और प्रश्न अगला क्या पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि मुगल दरबार की तरह जो अपना दरबार है किस राजा चंद शासक ने अपना सजाया था। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद के द्वारा अपना दरबार सजाया था। और रुद्रचंद क्या होता है, मिलने के लिए जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आता है। तो आप सभी को पता होगा हमारा जो अगस्त सन 2000 था, उस समय क्या होता है कि हमारे जो KR नारायण थे उनके द्वारा क्या होता है, हमारे उत्तराखंड के अस्तित्व के लिए हस्ताक्षर कर दिए गए थे। ठीक है, 28 अगस्त सन 2000। कांचुला खर्ग प्रसिद्ध है किसके लिए, जड़ी बूटी शोध केंद्र के लिए, सॉफ्टवेयर केंद्र के लिए, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण हेतु, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके लिए होता है बच्चों, कांचुला खर्ग चमोली में है, ये किसके लिए बनाया गया था, प्रजनन केंद्र, हमारे जो कस्तूरी मृग हैं उनके प्रजनन केंद्र के लिए बनाया गया था कांचुला खर्ग। ये है कहाँ कांचुला खर्ग, तो चमोली में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मापतौल हेतु धूलिपाथा, क्या धूलिपाथा चलाने का श्रेय जाता है। अब बच्चों जब हम बात करते हैं गढ़वाल के पंवार वंश के बारे में, तो पंवार वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, कनकपाल के द्वारा, यह आप सभी को ज्ञात होगा। उसी का 37वां राजा कौन आता है, अजयपाल, जो कि किस नाम से जाना जाता है, हमारे उत्तराखंड का अशोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और इसके द्वारा क्या होता है, हमारे जो 52 गढ़ थे गढ़वाल के उनको इकट्ठा किया जाता है और फाइनली अपने राज सत्ता को क्या किया जाता है, विस्तृत किया जाता है। तो इसी क्रम में क्या होता है, इसके द्वारा 2 पाथा, पाथा का मतलब है मापने की या तोलने की जो प्रणाली है उसकी शुरुआत की जाती है। तो जो धर्म पाथा और झूल पाथा, 2 प्रकार के हमारे पाथे इनके द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा किया जाता है, अजयपाल के द्वारा, 2 प्रकार की माप तोल प्रणाली। ठीक है, इनका नाम क्या है, एक का नाम तो है धर्म पाथा, एक का नाम क्या है, ध्यूल पाथा। तो ये जो 2 पाथा प्रणाली है किसके द्वारा किया जाता है, अजयपाल के द्वारा। अजयपाल कौन था, पंवार वंश का 37वां राजा, पंवार वंश का ठीक है, पंवार वंश का 37वां राजा, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, 52 गणों का विजेता, 52 गणों का विजेता। 1517 में इसने श्रीनगर को राजधानी बनाई। ठीक है ना, बनाई, और 1512 में देवलगढ़ में। ठीक है, यहां से फिर अपनी राजधानी को कहां ले जाता है, श्रीनगर। कहां है श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो ये तो हो गया अजयपाल के बारे में, और ये संस्थापक हो गया कनकपाल और ये हो गया अजयपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। हमारा ग्लेशियर कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर, जो हमारे उत्तरकाशी में स्थित है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसे क्या दिया गया है, क्योंकि वहां से हमारी जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहां पर है, हमारे गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख क्षेत्र से होता है। ठीक है ना, तो उस स्थान को क्या दिया गया है, जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, हरित क्रांति का जन्मदाता MS स्वामीनाथन, और श्वेत क्रांति का जन्मदाता हमारे वर्गीस कुरियन। ठीक है ना, तो कई सारे हमारी क्रांतियां आती हैं, और हरित क्रांति के जनक भी लिख लो, MS स्वामीनाथन कौन है, हरित क्रांति के जनक। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग ने विश्व में ये क्या किया था, हरित क्रांति को लेके आए थे वर्ल्ड में, और भारत में कौन लेके आए थे, हमारे MS स्वामीनाथन। 2024 में इनको भारत रत्न मिला है, ये याद रखिएगा, भारत रत्न प्राप्त करता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों।
तो चौफुला क्या है? जो उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध शब्द है ना, उनसे भी आप वाकिफ रहिएगा। यूकेएसएससी का जो पुरजोर कोशिश है आपसे गाड़, गधेरे, नौले, आपसे आपके जो भी अंग वस्त्र हैं, आपके जो भी आभूषण हैं, आपके जो त्योहार हैं, उनसे तो विशेष तौर पर पूछ रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड की भाषा शैली को अपने बच्चे याद रखें, ठीक है ना। तो उसमें प्रश्न पूछ रहा है चौफुला क्या है, तो चौफुला हमारा क्या है? पहली बात हमारा गुफा है, नृत्य है, ठीक है ना। चौफुला क्या है? हमारा डांस किया जाता है। अगला, हमारे आभूषण यहाँ पर पाए जाते हैं कौन से? सर के, नाक के, तिगड़ी, ठीक है। और आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई थी। आपको अगर कभी इमरजेंसी होती है तो आप डायरेक्टली 108 पे कॉल करते हैं ना। तो इसकी स्थापना कब होती है? मई 2008 में, 12 मई 2008 को इसकी डेट फिक्स है। और इसके बाद क्या होती है? 2012 में डोली प्रथा की क्या किया जाता है? व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। अगला क्या है? भेकल ताल ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल स्थित है उत्तरकाशी जिले में, पिथौरागढ़ जिले में, बागेश्वर में या चमोली जिले में। तो कौन से जिले में ये स्थित है? हमारे चमोली जिले में स्थित है, ठीक है ना। सतोपंथ ताल और हमारा सतोपंथ ग्लेशियर, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? हमारा चमोली जिले में है, ठीक है। नंदा देवी सबसे बड़ी चोटी, कामेट, नंदा देवी पश्चिमी, सारे के सारे वहीं पर स्थित हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को बच्चों पता होगा, जब हमारा 11वीं अनुसूची जुड़ती है, कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची के लिए कौन सा संविधान संशोधन होता है? संविधान संशोधन। ये कब की बात है? 1992 को। तो फिर क्या होता है? 24 अप्रैल 1993 को ये क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? लागू किया जाता है। अब लागू करने के कारण हमारा जो 24 अप्रैल का दिन है ना, ये किस रूप में मनाया जाता है? हमारा पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा बच्चों? हमारा 24 अप्रैल, ठीक है ना। 26 अप्रैल को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस, 14 नवंबर को हमारा क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस। तो आज की जो हमारी आनंद है वहां को हम यहाँ पर विराम देते हैं। और आप सभी को कितने मार्क्स आए, कितने आपके सही हुए और कहां पर आप अटक रहे थे, जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक है ना। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बीसी क्लास आप सभी के साथ हमेशा है। आप सभी का यहाँ तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जाते जाते हमारी क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।